एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि हालात आपके निर्णय बदल देते हैं और निर्णय आपके हालात भी बदल देते हैं। दोनों में सामंजस्य, दोनों में तारतम्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार अगर एक भी डिसबैलेंस हुआ तो दूसरे की गति अवगति में परिणित हो जाती है। सितंबर माह काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन प्लैनेट्स के राशि परिवर्तन का आपकी लग्न, आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। सितंबर माह में बढ़ने से पहले एक बार वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति का पुनरावलोकन कर लेते हैं, तब आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए, ये जो 12th हाउस है, इस समय ये काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सूर्य इसमें स्वराशिगत है, केतु के साथ में, बुध के साथ में युति बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध की जो युति होती है, इसको बुधादित्य नामक योग का नाम दिया जाता है। बुध और केतु का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। आपका लग्नेश स्वयं जो है 12th हाउस में इस समय बैठा हुआ है। शुक्र देव जो है, ये वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि ये नीचत्व को प्राप्त होते हैं। शुक्र आपके पत्रिका में न सिर्फ आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। राहुदेव आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि महाराज आपके 7th भाव में गोचरस्थ हैं, मंगल महाराज आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव बृहस्पति 16 अगस्त 2026 के दिन उदित अवस्था में आ गए हैं, उच्चत्व को प्राप्त हैं और पूरे वर्ष पर्यंत ये उच्चत्व को ही प्राप्त। बीच में 2 माह का टाइम जरूर रहेगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, जबकि ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और फिर वक्री होकर वापस 11th हाउस में आएंगे। लेकिन फिलहाल यदि मोटा मोटा देखा जाए तो 2 माह का वक्त हटा दीजिए तो गुरु बृहस्पति साल के 10 महीने में अपनी उच्च राशि में, जहां पर ये 12 वर्ष बाद आए हैं, गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस, ये जो हाउस है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसको आध्यात्मिकता का भाव कहा जाता है, इसको मोक्ष का भाव कहा जाता है। बेसिकली ये चीजों को छोड़ने का भाव है, चीजों को त्यागने का भाव है। वर्तमान में जो सूर्य का गोचर हो रहा है, अपनी ही राशि में हो रहा है और केतु के मघा नक्षत्र में हो रहा है। मघा नक्षत्र काफी इंपॉर्टेंट है। केतु देव इस समय अपने मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अक्टूबर 2026 तक अपने मघा में ही गोचर दूसरे चरण में करेंगे। तत्पश्चात ये प्रथम चरण में आएंगे, जहां पर कि 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। सूर्य, इस बात को याद रखिएगा कि सूर्य जो है वो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन काल पुरुष की पत्रिका में यदि देखा जाए तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। सूर्य कहीं ना कहीं आपकी पितृ सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके अंदर के ईगो और अहंकार को भी दिखाता है। अहंकार दोस्तों 2 तरीके का होता है। एक तो अहंकार वो होता है जो कि ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, दूसरा अहंकार वो होता है जो कि आपको पद प्रतिष्ठा से मिलता है। दोनों ही अहंकार में अंतर होता है। सूर्य जो है, ये इन 12 राशि चक्रों में घूमता हुआ साल में एक बार 12th हाउस में, मतलब अपने घर में जरूर आता है। और जब अपने घर में जब सूर्य आता है तो वो ये कहता है कि जहां आपने साल भर में अपने अंदर जो अहंकार का बैगेज इकट्ठा किया हुआ है, उसको उतार फेंकने का वक्त आ गया है। मघा नक्षत्र, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि राज सिंहासन का नक्षत्र है। इस बात को याद रखिएगा कि धूप तब चटकीली होती है, तब सर्वाधिक चमकदार होती है, जबकि वो बारिश से धुल चुकी होती है। एक ग्लास, एक कांच के ऊपर से जब कोई कपड़ा मारकर साफ कर देता है तो हमें बाहर का परिदृश्य बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। सूर्य के अगस्त के गोचर, अगस्त और आधा सितंबर के गोचर के दौरान
जो आपने जो साल भर का अहंकार अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, अलग अलग भावों में गोचर के दौरान अलग अलग चीजों का आपको अनुभव हुआ होगा, है ना। कई बार आपको इस चीज का भी अनुभव हुआ होगा कि मुझसे सर्वोत्तम तो कोई था ही नहीं, मैं कर सकता था इस चीज को, ये चीज सिर्फ मेरे द्वारा हुई। ये आपका अहंकार है ना। ये सूर्य 12th हाउस में इस गोचर के दौरान आपसे ये कह रहा है कि आप इस अहंकार को छोड़िए। तब जब मैं 17 अक्टूबर को आपके फर्स्ट हाउस में आऊंगा, तब मैं चटक चमकदार धूप की तरह निकल कर आऊंगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाऊंगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मर्यादा को प्रभावशाली बनाऊंगा। ये जो ट्रांजिट है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको राज सिंहासन तक ले जा सकता है, या आपको सत्ता के पर प्राप्ति, सत्ता कैसी, सिर्फ पॉलिटिशियन वाली सत्ता नहीं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर हायर पोजीशन मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अहंकार खत्म करना, विगलन, अहंकार का विगलन नितांत आवश्यक रहने वाला है। सितंबर माह में जो परिवर्तनों की शुरुआत होगी वो सबसे पहले 3 सितंबर को होगी। 3 सितंबर को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी नीच के बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा। 3 सितंबर को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वराशिगत होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए बात है, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट स्वराशि में आता है सर्वाधिक बली हो जाता है। और शुक्र वैसे भी न सिर्फ आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, बल्कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं। शुक्र की मिठास जग जाहिर है। कई बार आदमी अपने बहुत से बनते हुए काम अपनी वाणी के चलते हुए बिगड़वा लेता है। बनते बनते काम अटक जाते हैं। वो किसी से कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऐसी बात कह जाता है जहां पर कि आदमी उसकी बात को अर्थ का अनर्थ लगा लेता है और काम वहां पर रुक जाता है। शुक्र के ट्रांजिट के दौरान यहां पर आपको ये एक विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सेकंड हाउस आपके धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। परिवार का भाव विशेषकर जहां पर माता पिता, पति पत्नी और बच्चे आते हैं, है ना। चौथा भाव जो होता है वो आपका ये कुटुंब, जिसमें कि आपके चाचा ताऊ वगैरह सभी आते हैं, वो आपका चौथा भाव होता है। सेकंड हाउस को लोग बाग बहुत सी बार कुटुंब शब्द प्रयोग कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये सिर्फ आपके व्यक्तिगत परिवार को दिखाने वाला भाव, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी भाव है। जब धन भाव का कारक अपने ही घर में आ रहा है, निश्चित तौर पर यहां पर सबसे पहले आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। वाणी की प्रभावता के चलते हुए, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि, जो कि संपूर्ण दृष्टि है, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। 8th हाउस गूढ़ रहस्यों का भाव है। बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। एक बात को याद रखिएगा, लोग हमेशा गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं ज्ञान के रूप में। यहां पर वो ये भूल जाते हैं कि शुक्र देव भी गुरु ही हैं। ये बात और है कि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्र देव भी जो हैं वो असुरों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरुत्व दोनों के पास में है ना। कई ऐसी चीजें जो कि आपको साधना क्षेत्र की तरफ आकर्षित करती है, कई ऐसी चीजें जो कि आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ लेकर जाती हैं। रिसर्च बेस्ड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आप उत्खनन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोडिंग का काम करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, निश्चित तौर पर आप फाइनेंस के क्षेत्र में भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है आपकी पत्रिका का, यहाँ पर मंगल की राशि मेष राशि फॉल करती है। तो यदि आप फाइनेंस के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको अभीष्ट की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। वाणी में सौहार्द, वाणी में मिठास, वाणी के प्रभावशाली होने के कारण, और साथ में शुक्र चूंकि आपके भाग्य भाव के कारक भी हैं, भाग्य के सहयोग के चलते हुए कई काम आपके अचानक से बनते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। 7 सितंबर को दूसरा परिवर्तन होगा, जबकि बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और यहां पर आकर बुध, जो कि अभी आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश का 12th हाउस में गोचर ये व्यय को दिखाने वाला होता है। बात समझिएगा, ये आपका 12th हाउस है, ये आपकी लग्न है। लग्न मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व।
और जब लग्नेश 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है तो एक कहीं कमी सी महसूस होती है, चाहे वो कमी आपके कहना चाहिए कि आप की जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में कहीं एक कमी सी महसूस आपने इस दौरान आपने की होगी, या फिर आप 7 सितंबर 2026 के बीच में आप इसे महसूस करेंगे कि आपके जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास, 12th हाउस में जब भी लग्नेश का गोचर होता है, यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं। तो ये बुद्ध महाराज जो है ये अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, और जब स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो ये एक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस बात को समझिएगा। लग्न का स्वामी या कहें कि केंद्र का स्वामी जब स्वयं केंद्र में आकर बैठा हुआ है तो ये राजयोग कारक हो जाता है। और जब बुद्ध यहां पर आके बैठेंगे, सीधी सी बात है, ये अपनी सप्तम दृष्टि से 7th हाउस में बैठे हुए शनि के साथ में दृष्टि आधारित युति बनाएंगे, संबंध बनाएंगे। शनि और शुक्र की मित्रता जग जाहिर है। पर्सनालिटी में आपके विकास होगा। कम्युनिकेशन स्किल, बुद्ध जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। बुद्ध आपके बिजनेस का कारक है, और शनि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th हाउस जो है ये न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, बल्कि आप कितने जन सामान्य जनता के बीच में आप कितने प्रभावशाली हैं, जनता आपकी वाणी को किस तरह से ले रही है, ये आपका 7th हाउस दिखाता है, आपकी पार्टनरशिप दिखाता है। बुद्ध जो है ये आपकी व्यवसायिक वृत्ति को भी दिखाने वाला है। जब शनि और बुद्ध का कॉम्बिनेशन बनेगा, और शनिदेव यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको असीमित लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं, यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है। तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई पुराना बिजनेस यदि आपका चल रहा है तो उसको एक्सपेंड करने की तरफ भी आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, ये बुद्ध का 1st हाउस में आना और शनि के साथ में सामंजस्य बनाना निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। जन सामान्य आपकी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ में सुनेगा। यहाँ पर आपको इस बात की सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आपके श्रीमुख से कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए जिनको कि आप बाद में पूर्ति ना कर पाए, क्योंकि याद रखिएगा कि जनता जो है आपके कहे हुए शब्दों के अनुसार आपको पसंद करती है या नापसंद करती है, और जनता इस बात को भी याद रखती है कि आपने क्या आश्वासन दिया था और क्या नहीं दिया था। तो किसी भी प्रकार का आश्वासन देते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध के प्रभाव के चलते हुए आप न जाने क्या क्या वादे कर जाएं। मंगल महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, दोनों ही भाव शुभ नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये तीसरा भाव उपचय भाव की श्रेणी में आता है, और अष्टम भाव तो आप जानते ही हैं कि मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, पाताल का भाव कहा जाता है। हाँ, ये बात सही है कि यदि आप अष्टम भाव से जुड़े हुए चीजों से कार्य करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आप उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप उन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, तो मंगल महाराज यहां पर 19 सितंबर तक बैठने वाले हैं। निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र में आपको तरक्की होती हुई दिखाई देगी यदि आप उन क्षेत्रों से काम करते हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, और साथ में यहां पर ये जो आपका हाउस है ना, 10th हाउस, ये मंगल की मित्र राशि नहीं है। यहां पर बुद्ध की मिथुन राशि फॉल करती है। बुद्ध और मंगल के साथ में कोई विशेष सामंजस्य वाली स्थिति नहीं है। यहां पर यह समझने वाली बात है। तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यदि आपको मिलती हैं तो आपको सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मंगल जब 19 सितंबर को 11th हाउस में आकर बैठेंगे, तब ये जब गुरु के साथ में युति करेंगे और 1 2 3 4
चौथी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र को देखेंगे। यहाँ पर दो तीन चीजें हो सकती हैं जहां पर कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, मंगल और शुक्र का जब भी संयोजन होगा, ये लव अफेयर्स को जन्म देता है। इस बात को समझना नितांत आवश्यक है। और मंगल और शुक्र का संयोजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो आपके सिक्स्थ हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं, ये राहु महाराज 1 2 3 4 5 19 सितंबर तक थोड़ा सा आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको थोड़ा सा मतभेद करवा दे। मंगल जब 11th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर बैठकर 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से शुक्र महाराज को देखेंगे, 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि यहाँ पर राहु पे डालेंगे। ये कंडीशन पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार लोगों के चार्ट में बनी हुई है। जब भी राहु मंगल और शुक्र की युति होती है, ये कुछ ऐसे रिलेशंस को जन्म देती है जिसे कि समाज स्वीकार नहीं करता। ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, वहां पर ऐसे रिलेशन डेवलप होने से आपको बचना चाहिए। लेकिन यही मंगल जब आपके 11th हाउस में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर कि मंगल की उच्च की राशि मकर राशि फॉल करती है। ये पंचम भाव आपकी एजुकेशन से संबंधित है, आपके संतानों से संबंधित है, आपकी संतान के एजुकेशन से रिलेट करता है, आपके फंड से रिलेट करता है। आप यदि स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, यदि शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन से जुड़े हुए आप कामों में हैं, एक बार दशा अंतरदशा जरूर देखने की आवश्यकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और दशा अंतरदशा आपकी फेवरेबल चल रही है, तो आप स्टॉक से लाभ कमा सकते हैं। जुआ सट्टा, स्पेकुलेशन, इसको मैं प्राथमिकता नहीं देता हूं। साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि आदमी को इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में यदि आपके प्लैनेट्स आपके दशा अंतरदशा आपकी फेवर की चल रही है, तो ये मंगल महाराज जब 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ करा सकते हैं। न सिर्फ आपको स्टॉक से लाभ करा सकते हैं, बल्कि आपके परिवार से। ये जो सेकंड हाउस है ना, यहां पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अब वो ग्रोथ आपको आपकी सैलरी की वजह से भी दिखाई दे सकती है, हो सकता है कोई इंसेंटिव आपको मिल जाए, हो सकता है कि कोई बोनस आपको डिक्लेयर कर दिया जाए। यहां पर ये ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात आती है गुरुदेव बृहस्पति की। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है। गुरु बृहस्पति से कोई ज्यादा उम्मीदें रखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये उपचय भाव या त्रिषणाय भाव की श्रेणी में आता है। गुरु महाराज यहाँ पर स्वयं फंसे हुए हैं। आपको विष्णु सहस्त्रनाम करने या सुनने की आवश्यकता है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं या सुनते हैं, कहीं ना कहीं गुरु के फलों में आपको वृद्धि निश्चित होती हुई देखने के लिए मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।